हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एलपी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं एलपी कैसे बना। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो बहुत से लोग कमेंट किए थे हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। इसके अलावा बहुत से लोग कमेंट करके मेरे बारे में पूछते थे कि मैं आईटीआई किया हूं कि डिप्लोमा किया हूं कि बीटेक किया हूं, या इसके अलावा मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों किया हूं कि केवल हाई स्कूल के बाद आईटीआई करके एलपी बन गया। मतलब जानना चाहते थे कि मैं कैसे बना एलपी। तो सोचा आज बता देते हैं एलपी कैसे बना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कुशीनगर एक डिस्ट्रिक्ट है। जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्धा का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब उनका जो मृत्यु हुआ था, वह कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो उसी कुशीनगर का रहने वाला हूँ मैं, यूपी का। और इसके अलावा मैंने हाई स्कूल किया है और उसके बाद इंटरमीडिएट किया है और उसके बाद डिप्लोमा इन मैकेनिकल किया था। चलिए आगे वीडियो में मैं आपको ये सब बताता रहूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मैं एएलपी कैसे बनना। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मेरे मन में ख्याल कैसे आया कि एएलपी बनना है, या एएलपी में सबसे पहले कब जाना कि हाँ जो ट्रेन चलाते हैं उनको असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे पड़ोसी गांव है, जो मेरे गांव के बगल में गांव था, वहाँ पे मतलब कुछ लोगों ने आईटीआई किया था और डिप्लोमा किया था। और सबसे पहले एक मतलब थे वो आईटीआई किए थे, और उनका सिलेक्शन जब लोको पायलट में हुआ तो लोग बोलते थे कि हाँ एक लड़का था आईटीआई करके ट्रेन ड्राइवर बन गया। तब मैं पहली बार सुना था हाँ एएलपी होता है। बाद में दो लोग और दूसरे पड़ोसी गांव के दो लोग और जो कि डिप्लोमा किए थे मैकेनिकल से, और उनका भी सिलेक्शन हो गया था एएलपी के पोस्ट पे। उसमें से एक मेरे दोस्त के भैया थे। तब मतलब पता चला, और वो बताते थे कि सैलरी बहुत आता है। तो ये सब मतलब मुझे उस समय पता चला था कि हाँ एएलपी पोस्ट होता है, जो ट्रेन चलाते हैं उनको असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। उस समय मैं 10th में था, और उस समय मुझे पता चल गया कि हाँ एएलपी पोस्ट होता है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास या तो आईटीआई होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या उस समय बीटेक डिग्री नहीं था, बस डिप्लोमा या आईटीआई होना चाहिए था। उस समय मुझे पता चल गया था। तो मैं 10th में डिप्लोमा का फॉर्म भरा था, और मेरा मेरा गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी रहा था। 1729 रैंक आया था उस समय यूपी स्टेट में। लेकिन और जो हमारे टीचर थे उनसे सलाह लिया गया तो बोले कि नहीं हायर एजुकेशन ज़रूरी है, तो इंटर भी करवाइए, उसके बाद फिर से जो भी करना हो करिएगा। तो उसके बाद मैं फिर से इंटर में एडमिशन ले लिया, वहीं जिस कॉलेज से हाई स्कूल में पढ़ा था उसी कॉलेज में इंटर में एडमिशन ले लिया। और उसके बाद इंटरमीडिएट किया। उसके बाद जानते ही हैं एम चेंज होता रहता है। उसके बाद मैं बीटेक का यूपीटीयू का जो फॉर्म होता है यूपीटीयू का, उसका भी फॉर्म डाला था। और उसके बाद जो जेई मेन होता है, उसमें जेई मेन हो गया था, उसका फॉर्म अप्लाई किया था जो आईआईटी और एनआईटी के लिए होता है। और उसके बाद पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म अप्लाई किया था। तो यूपीटी में तो 41,000 रैंक आया था, 41,000। तो उसमें कॉलेज नहीं मिला। और जो जेई मेन में उसमें 82 नंबर आए थे, बस क्वालिफाई कर लिया था जेई मेन। बाकी एडवांस में तो पता ही नहीं चला कितना नंबर आया। तो ये सब में तो नहीं हुआ। वैसे भी जेई मेन में एडवांस में ऐसे बिना तैयारी का सेल्फ स्टडी से बहुत मुश्किल होता है, और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होता है गांव में। और उस समय लोग एकेडमिक एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, जैसे इंटर में कितना परसेंट लाना है, ज़्यादा परसेंट लाओगे तो सही रहेगा। तो एकेडमिक एजुकेशन के चक्कर में, और जो कंपटीशन होता है ये डिफरेंस होता है दोनों में, इसके लिए अलग से तैयारी करना होता है, और एकेडमिक के लिए जो तैयारी करने का तरीका वो अलग होता है। हालांकि इंटर में मेरा परसेंटेज अच्छा आया था, लेकिन यूपीटीयू और उसमें एनआईटी जेई मेन में नहीं हो पाया। उसके बाद मैं पॉलिटेक्निक का फॉर्म भी अप्लाई किया था अपने यूपी स्टेट से, तो उसका टेस्ट दिया। और उसमें मेरा आया था जो जनरल रैंक था, स्टेट रैंक वो 505 था, और जो ओबीसी रैंक था वो 303 था। तो मुझे कॉलेज में मैं 3 ही कॉलेज अप्लाई किया था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, जिसमें सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद था और मुझे वही मिल गया। उस समय क्या पता नहीं था कौन सा कॉलेज अच्छा होता है, तो जो अच्छे अच्छे सर जिनका नाम सुना हुआ था वही डाल दिया था, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ, बस 3 कॉलेज अप्लाई किया था और मुझे गाजियाबाद मिल गया था। और मैं उस समय जब पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था तो यही सोच के लिया था चलो कुछ नहीं होगा तो कम से कम गवर्नमेंट जॉब। क्या होता है जो मिडिल फैमिली होते हैं गांव के, उनको ये अधिकांश लोगों का यही एम रहता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो मैं उनको देखा था, जैसे अपने जो गांव के पड़ोसी लोग थे जो डिप्लोमा करके लोको पायलट बने थे, तो मुझे लगता था कि हाँ ये तो बन ही जाऊंगा, ये मैं बन सकता हूँ लोको पायलट। तो मैं डिप्लोमा करने मतलब डिप्लोमा में जो एडमिशन लिया था इसी एम से लिया था कि डिप्लोमा कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरूंगा और असिस्टेंट लोको पायलट बनूंगा। तो मैंने एडमिशन ले लिया। लेकिन एडमिशन लेके जब पढ़ाई स्टार्ट हुआ तो जानते हैं डिप्लोमा में जब एडमिशन लेते हैं तो लड़कों का एम होता है पहली बार घर से निकलते हैं, और वहाँ सिखाया भी जाता है, जो सीनियर होते हैं बोलते हैं मौज करो, पढ़ाई का टेंशन नहीं है। तो सही ऐसा ही हुआ, मौज किए और पढ़ाई ज़्यादा किए नहीं। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में नहीं किए, थर्ड ईयर में आके थोड़ा सीरियस हुए। और उस समय तक एम चेंज भी हो गया था, उस समय तक आरआरबी जेई या एसएससी जेई इन सब का नाम सुन चुके थे, और
तो ऐसा नहीं था कि मुझे केवल ALP ही बनना था, ALP का फॉर्म अप्लाई करना था। मैं JEE का भी फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन क्या उसमें हुआ नहीं। और डिप्लोमा इसलिए भी किया था कि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा तब तक प्राइवेट जॉब तो कर ही सकते हैं, मतलब अर्निंग तो होता ही रहेगा, सेल्फ डिपेंडेंट तो हो ही जाएंगे। तो उस समय तो फॉर्म आया नहीं था लोको पायलट का, और ये मैकेनिकल के लिए RRB JEE और ये SSC JEE का नहीं आया था। SSC JEE का शायद फॉर्म आया था, लेकिन बहुत कम पोस्ट होते हैं, उसमें सिलेक्शन भी नहीं हो पाता, बहुत टफ होता है। और बाकी जो जल निगम आते हैं, UP PCL, ये सब जो आते हैं इलेक्ट्रिक और सिविल वालों के लिए, ये सब आते हैं, तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद मैं चला गया प्राइवेट कंपनी में। सबसे पहले एक नोएडा में कंपनी था, ग्लोबल ऑटोटेक, वहाँ पे जॉब किया मैं। वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हुआ था, प्लेसमेंट के लिए 1-2 कंपनी आई थी, उसी लेवल की कंपनी आई थी। और तो मैं ऐसे ही रेफरेंस से गया था कहीं वो कंपनी में इंटरव्यू देने, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। जब पहली बार मेरा प्राइवेट कंपनी में सिलेक्शन हुआ था, प्लेसमेंट नहीं हुआ था, इंटरव्यू दिया था और सिलेक्शन हो गया था। और सैलरी बस वहाँ पे 8,900 थी, मतलब 8900 सैलरी थी। लेकिन उस फर्स्ट जॉब की खुशी उतनी ही थी जितना RRB LP का ज्वाइनिंग लेटर आने का खुशी था। मतलब बहुत खुश था उस समय कि पहली बार जॉब मिला था और सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था। मैं घर फ़ोन करके बताया था कि मुझे जॉब मिल गया है। लेकिन जब जॉब करने लगा तो मुझे वहाँ कंपनी का माहौल अच्छा नहीं लगा। मैं सोचने लगा कि जल्द ही कंपनी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे मौका मिला, एक मेरे दोस्त थे मेरे साथ, मतलब कलीग ही थे, वो भी काम करते थे, उनके ईमेल पे आया, एक गैब्रियल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। जो 4 व्हीलर में शॉकअप लगवाए होंगे उनको पता होगा, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड शॉक ऑब्जर्वर बनाती है। तो उनको कॉल आया था इंटरव्यू के लिए कंसल्टेंसी से। तो वो अकेले जाने में हिचक रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि अपने दोस्तों को भी साथ ले जा सकते हैं क्या। तो कंसल्टेंसी वाला बोला हाँ, उनका वो भेज दीजिए, रिज्यूम भेज दीजिए, उनको भी इनका भी इंटरव्यू करवा देंगे। तो रिज्यूम हमारा सेंड कर दिया गया और हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। तो हम लोग गए थे, देवास है एक, मध्य प्रदेश में देवास है जगह है एक, इंदौर के पास। वहाँ पे गए थे इंटरव्यू देने, और वहाँ पे मतलब 3 लोगों का वो भेजा गया था। हम लोग 3 लोग दोस्त थे, और तीनों लोगों का इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था। लेकिन जिनके पे पहले ईमेल आया था वो खुद नहीं गए, क्योंकि वो अपना हिंडाल्को में उनका हो रहा था, तो इसलिए नहीं गए इंटरव्यू देने। क्योंकि हिंडाल्को तो उससे अच्छी कंपनी है, जो बिरला की एल्यूमिनियम वाली कंपनी है उसमें। तो हम लोग 2 लोग इंटरव्यू देने गए और दोनों का सिलेक्शन वहाँ पे हो गया। उसके बाद और खुशी हुई, और उस कंपनी का माहौल तो एक नंबर था, बहुत अच्छी कंपनी थी। वहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे थे, जो भी इंजीनियर हो या जो साथ में काम करने वाले हो या HR डिपार्टमेंट, मतलब हर एक डिपार्टमेंट मेरे कंपनी का वहाँ अच्छा था और बहुत ही सपोर्टिव था। वहाँ सैलरी भी इससे अच्छा था, और बाकी वहाँ का जो रहने का जो माहौल है, जैसे जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ और मेरा मन भी लगता था। तो उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब करने लगा। उसके बाद प्राइवेट जॉब में जानते ही हैं आप, डिप्लोमा वालों का उतना तेज़ ग्रोथ नहीं होता है, बहुत ही कम लोगों का ग्रोथ हो पाता है। और प्राइवेट जॉब में ग्रोथ करने के लिए एक अलग स्किल चाहिए होता है, जो कि सबके पास नहीं होता है। तो मैं फिर से 1 साल जॉब किया, उसके बाद सोचने लगा अरे यार इससे होगा नहीं, और तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो उसी समय मैं जो पहली कंपनी ज्वाइन किया था वो मेरे बर्थडे के दिन ही 6 जुलाई को ज्वाइन हुआ था मैं। और उसके बाद उसको जो दूसरी कंपनी थी उसको ज्वाइन किया था मैं नवंबर में, 28 नवंबर को मैं ज्वाइन किया था दूसरी कंपनी 2016 में। तो समझ लिए 2017 से मेरा स्टार्ट हो गया था उसमें काम करना। तो 17 में ज्वाइन किया और 1 साल काम किया, 1-1.5 साल काम किया। उसके बाद मैं सोचने लगा कि कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें ट्राई करना पड़ेगा। तो उसी समय वैकेंसी आई थी RRB ALP की, RRC ग्रुप D की आई थी, वो मैं अप्लाई नहीं किया था। उस समय मैं सोच रहा था उससे अच्छा तो प्राइवेट जॉब ही है, लेकिन वो भी अप्लाई कर देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं किया था जो पहले वाली आई थी। उसके बाद जो वैकेंसी आई 2018 में, जो वैकेंसी आई RRB ALP की, उससे मैं सोच रहा था अप्लाई करूं। और मेरे एक दोस्त हैं जो कि सेल्फ स्टडी करते थे, अभी उनका सिलेक्शन RRB JEE में हो गया, उनसे कभी मिलवाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम प्राइवेट जॉब करते हो और पढ़ने का टाइम तो कम मिलता है, इसको तो अप्लाई कर ही देना, क्या पता हो जाए। तो मैं उस समय सुना था कि इसमें एक साइको टेस्ट होता है, तो मैं उनसे बोला कि लेकिन इसमें तो एक साइको टेस्ट होता है, प्राइवेट जॉब करते हुए उसे कैसे निकाल पाऊंगा, सुना है बहुत टफ होता है। और उसमें मैंने बस मेमोरी टेस्ट के बारे में सुना था कि फिगर आपको याद कर लेने होते हैं, उसके बाद बताना होता है कि कौन सा फिगर कहाँ था। तो मुझे लगता था बहुत टफ है, वैसे भी सबको लगता है कि साइको बहुत टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आसान लगता है। तो उन्होंने बोला कि तुम केवल CBT 1 CBT 2 निकालो, साइको मैं निकलवा दूंगा। हालांकि बाद में खुद से ही करना पड़ा, लेकिन उससे प्रोत्साहन मिला था कि हाँ CBT 1 और CBT 2 तो पहले निकालता हूँ। तो मैं अप्लाई कर दिया था जो 2018 में ALP का फॉर्म। उसके बाद जानते ही एग्ज़ाम लेट हुआ, तो मैं रीजनिंग और मैथ
लगाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे मैं जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में था तभी से रीजनिंग और मैथ लगाता रहता था, मुझे इंटरेस्ट आता था रीजनिंग और मैथ लगाने में, उसका हेल्प बहुत मिला मुझे। इसलिए मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप अगर 10th में हैं तो और कुछ तो मत करिए, लेकिन रीजनिंग और मैथ तो ज़रूर लगाते रहिए, क्योंकि इसमें देखते ही हैं 60-65% आपका CBT 1 में मैथ और रीजनिंग का है, और बाकी CBT 2 में आपका 50% रीजनिंग और मैथ ही है। उसके बाद बाकी है तो रीजनिंग मैथ और आपका स्ट्रांग आता है, स्ट्रांग रहता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे CBT 1 CBT 2 बिल्कुल आराम से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप रीजनिंग और मैथ लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते रहिए, कहीं से भी क्वेश्चन मिले उस लेवल का तो लगाते रहिए। तो मैं रीजनिंग और मैथ पहले से लगाता था, और बाकी हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था, तो उस समय जनरल साइंस थोड़ा तैयार था, और बाकी स्पीडी लेके मैं जनरल साइंस तैयार किया। और रीजनिंग मैथ के लिए मेरे पास रीजनिंग के लिए RK झा था, और मैथ के लिए S चंद प्रकाशन था। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो मैं एक बुक लिया था मथुरिया प्रकाशन का, क्योंकि वहाँ पे केवल वही एक बुक अवेलेबल था जहाँ पे मैं था, मैं ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकता था बुक खरीदने। और मैं सोचा कि ऑनलाइन लेने से क्या फ़ायदा, वो बहुत लेट से आएगा। तो मैं मार्केट में गया तो मुझे मथुरिया प्रकाशन का बुक मिला, जिसमें सभी कुछ कॉमन था, साइको को छोड़ के बाकी सब कुछ था। CBT 1 भी था, CBT 2 भी था, हर एक सब्जेक्ट था, और ट्रेड टेस्ट भी था। तो मैं उसी से धीरे धीरे मैथ और रीजनिंग लगाना स्टार्ट किया, और स्पीडी लिया था उस जनरल साइंस के लिए, मतलब सामान्य विज्ञान के लिए। जनरल साइंस के लिए मैं स्पीडी लिया था, उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वही केवल देखा था मैं, और बाकी उसके लिए सामान्य ज्ञान के लिए मैं बताता हूँ आपको, अरिहंत प्रकाशन का 30 रुपये का जो मनोहर पांडे का बुक आता है वो लिया था, उससे मैं तैयारी करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जब CBT 1 आया तो मेरा जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट थे, उस समय क्या हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट को एक ही जगह सेंटर बनाया था, तो जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट थे उनका सेंटर दिल्ली में बनाया था। तो मैं देवास से एक ट्रेन है शाम को, उसे पकड़ के सुबह पहुंच गया था दिल्ली, और एग्ज़ाम दिया था CBT 1 का। और CBT 1 दे के उतना अच्छा तो मुझे नहीं लगा, बहुत मतलब कम क्वेश्चन कर पाया था, ऐसे ही 47-48 क्वेश्चन किया था 75 में, और क्योंकि उतना अच्छा तैयार नहीं हो पाया था अभी। और मैं अपने दोस्त से बात किया, देखिए आपको लग रहा होगा बहुत कम क्वेश्चन किया हूँ, बहुत कम क्वेश्चन किया था, और सही भी बहुत कम हुए थे। तो मैं फिर से दोस्त से बात किया, अपने उसी दोस्त से जिन्होंने बोला था फॉर्म अप्लाई कर दो। उन्होंने बोला अरे टेंशन मत लो, CBT 1 है, स्क्रीनिंग है, हो सकता है हो जाए। तो मैं उसके बाद ठीक है, मैं फिर से गया तो CBT तो फिर भी रीजनिंग और मैथ लगाता रहा, और जब रिजल्ट आया तो मेरा 37 नंबर आए थे, 37.5, बिल्कुल 50% नंबर आया था। 75 में 37.5 50% होता है, इतना ही नंबर आया था मेरा। और बाकी जब कट-ऑफ आया तो पता चला कट-ऑफ तो 27-28 गया है, और मतलब और मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद जो 37.5 था वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 47 हो गया था, 75 में 47 हो गया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो पेपर तो उतना अच्छा नहीं गया था लेकिन सिलेक्शन तो हो गया CBT 1 में। तो CBT 1 में मेरे बहुत कम मार्क्स थे, 37। उसके बाद मैं अच्छे से तैयारी करने लगा, और उसके बाद मैं CBT 2 के लिए मैं प्लेटफॉर्म का बुक, मैं भी लोगों से पूछा कौन सा बुक अच्छा है CBT 2 के लिए, क्योंकि उसमें बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस था, तो उसका सिलेबस मुझे पता नहीं था कि कैसे होता है, कौन सा बुक मिलेगा। तो और वहाँ लोकल में मुझे बुक भी नहीं मिल रहा था उसके लिए, तो लोगों से पूछा तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप प्लेटफॉर्म का बुक मंगा लीजिए। तो मैं प्लेटफॉर्म का बुक मंगा लिया बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस के लिए, बाकी रीजनिंग और मैथ के लिए वही पुराना वाला था, RK झा, S चंद और ये मथुरिया प्रकाशन का जो था। और बाकी ट्रेड टेस्ट के लिए मैं एक तो प्लेटफॉर्म का मंगा लिया था, और बाकी जो मथुरिया प्रकाशन में जो भी हल्का फुल्का दिया था फीटर के लिए वो मैं पढ़ता था। और मैं ट्रेड टेस्ट में फीटर सेलेक्ट किया था, क्योंकि मैं देखा फीटर का जो सिलेबस है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने फीटर सेलेक्ट किया था। जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो वर्कशॉप वाला जो सब्जेक्ट है वर्कशॉप का, वो उससे मिलता जुलता है, तो मैंने उसी को फीटर सेलेक्ट किया था ट्रेड टेस्ट के लिए। और उसके बाद मैं इसी तीनों बुक से तैयारी किया था, मथुरिया से हेल्प लिया था, और बाकी जो रीजनिंग और मैथ पहले से तैयार किया ही था, और बाकी बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस के लिए प्लेटफॉर्म का बुक लिया था, और ट्रेड टेस्ट के लिए भी प्लेटफॉर्म का बुक और मथुरिया प्रकाशन का बुक लिया था। ट्रेड टेस्ट के लिए एक और बुक आता है जो यूथ प्रकाशन का आता है, लेकिन बहुत उसमें ब्रॉड रहता है, उसको मैं कवर नहीं कर पाया था, बस खरीद लिया था लेकिन पढ़ा नहीं था उसको, केवल इसी दो बुक से पढ़ा था। और उसके बाद मैं CBT 1 मेरा शेड्यूल हो गया गोरखपुर में। जैसे मैं गोरखपुर जोन सेलेक्ट किया था, मैं सोचा था कि LP बनना है तो घर के पास बनना है, नहीं तो दूर जाने से क्या फ़ायदा। तो मैं इसीलिए यही सोच के RRB GKP सिलेक्ट किया था। मैं ये देखकर सिलेक्ट नहीं किया था कि वह कहाँ का कट ऑफ कम जाता है, कहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो मैं RRB GKP सिलेक्ट किया था क्योंकि मेरा घर के पास सबसे नज़दीक जोन RRB GKP ही था, और मैं RRB GKP सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसलिए मेरा जो CBT 2 था वो गोरखपुर में ही हुआ था। और उसमें जब क्वेश्चन मैं किया
तो उस समय तैयारी बहुत अच्छा हो गया था। उस समय तक रीजनिंग मैथ इतना प्रैक्टिस किया था कि उस समय तक अच्छा हो गया था, और मैं 100 क्वेश्चन कर दिया। मतलब 87-88 क्वेश्चन तो मैं किया था जो आ रहे थे, 89 क्वेश्चन। उसके बाद 10-11 क्वेश्चन मेरा पार्ट ए में छूटा था, तो मैं सोचा इसको भी मार देता हूँ, तो 100 क्वेश्चन पूरा मार दिया था। और ट्रेड टेस्ट में तो जो ट्रेड टेस्ट था, जो पार्ट बी था ट्रेड टेस्ट, वो उतना अच्छा तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें केवल क्वालिफाई करना था। मैं जानबूझ के उतना अच्छा नहीं पढ़ा था। उसमें मैं जो मुझे क्वेश्चन आ रहे थे 75 क्वेश्चन उसमें थे, और वो केवल क्वालिफाइंग था। जो क्वेश्चन आ रहे थे वो 35 के आसपास क्वेश्चन आ रहे थे, और 10-12 क्वेश्चन में ऐसे भी मार दिया, क्योंकि मुझे पता था कि 35% चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। तो मैं ऐसे 10-12 क्वेश्चन ऐसे भी मार दिया था तुक्का, और उसमें तो आ गए थे मेरे 47 नंबर आ गए थे पार्ट बी में। तो उसका तो कोई मतलब है नहीं, वो केवल क्वालिफाई करना था। लेकिन बहुत लोग उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और सी बी जो पार्ट ए में उसमें अच्छा नंबर ला के भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि वो पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो पार्ट बी भी इंपॉर्टेंट है, बस उसका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा, आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। और पार्ट ए में मेरे नंबर कितने आए थे? पार्ट ए में देखिए, जो मेरा बैच था उसमें से 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया था, 99 में देखा गया था उसको, और मेरे उसमें मार्क्स थे 74। पार्ट ए में मेरे मार्क्स 74 थे, और जो मैं तुक्का मारा था उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, उसकी वजह से मेरे पार्ट में 74 नंबर थे, जो कि बहुत अच्छा था। 74 भी कम नहीं था, और मुझे उसी समय लग गया था कि बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा मेरा 74 में। 74 नंबर तो बहुत होता है, क्योंकि पिछला कट ऑफ देख के ऐसा लगता था कि हाँ हो जाएगा 74 में। वैसे भी जब 74 नंबर वाला जो रिजल्ट आया था उसमें तो लिखा रहता है कि हाँ आप साइको टेस्ट के लिए क्या हैं, क्वालिफाइड हैं। लेकिन मैं फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ था उसके लिए भी मैं सोच रहा था कि 74 नंबर रहेगा, तो अगर साइको क्वालिफाई कर लेता हूँ तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। फिर से कुछ दिन बाद जैसे ही CBT 2 हो जाता है, तो आपको साइको टेस्ट देने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। 1 मंथ के बाद आपको साइको टेस्ट शेड्यूल हो जाता है। हमारे भी साइको टेस्ट 1 मंथ के बाद ही शेड्यूल हो गया था। तो मैं उसके लिए मैं सोचा कि अब तो 2 टेस्ट निकाल लिया। मैं उस समय तक कंपनी में ही था, कंपनी में ही रह के तैयारी करता था। अरे मैं एक चीज़ तो बताना भूल गया कि कंपनी में रह के मैं तैयारी कैसे मैनेज करता था। तो देखिए, मुझे पता था कि मैं कंपनी में रह के रोज़ पढ़ नहीं पाऊँगा, और अगर रोज़ का टाइम टेबल रोज़ पढ़ने का बनाता हूँ और किसी दिन नहीं पढ़ पाऊँगा तो दिमाग ख़राब होगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँगा। इसलिए मैंने जानबूझ के हफ्ते में 3 ही दिन पढ़ने का शेड्यूल बनाया था कि हफ्ते में 3 दिन पढ़ना है, और ज़्यादा नहीं, 2 से ढाई घंटे पढ़ना है। क्योंकि अगर एक दिन गैप हो जाता है तो अगले दिन पढ़ लूँगा, क्योंकि आपको कंपनी में ओवर टाइम भी रुकना पड़ता है। और मेरे कंपनी में ऐसा था कि हफ्ते में प्रोडक्शन इतना बढ़ गया था कि हफ्ते में 2 या 3 दिन तो ओवर टाइम रुकना ही होता था। तो मैं मैनेज करता था, क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ देखना होता है। पैसे भी कमाना है, घर भी भेजना है, और आपको तैयारी भी करना है। तो आप मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में चाहें तो आप ऐसा शेड्यूल बनाइए, हफ्ते में बस 3 दिन पढ़ने का शेड्यूल बनाइए। 3 दिन बहुत होता है आपको ALP क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं 3 दिन का शेड्यूल बनाया था, उसी के हिसाब से पढ़ता था, बिल्कुल हल्का हल्का आराम से पढ़ता था, और पेपर आने तक मेरा तैयारी बहुत अच्छे से हो गया था। और मेरा CBT 1 में तो मैं आपको बताया कितने कम मार्क्स थे, मेरा 50% मार्क्स थे। लेकिन CBT 2 में देखिए 75% मार्क्स थे लगभग, मतलब 74 नंबर थे, तो 75% ही हुआ ना। तो मैं तैयारी ऐसे किया था। और बुक तो मैं आपको बता ही दिया कौन कौन सा बुक लिया था। आप अलग से देखना चाहते हैं वीडियो, तो एक वीडियो मैं बनाया हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो अब आते हैं साइको टेस्ट पे। तो साइको टेस्ट मेरा शेड्यूल हो गया था, और उस समय मैं कंपनी में ही था। तो मैं सोच रहा था कि कंपनी में छुट्टी मांगूँ, देंगे कि नहीं, क्योंकि छुट्टी मैं सोच रहा था लूँगा छुट्टी। लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा था साइको टेस्ट के लिए। मेरे दोस्त बोले थे कि तैयारी करवा दूंगा, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि साइको टेस्ट कैसे होता है। तो मैं यूट्यूब देखना स्टार्ट किया साइको टेस्ट के लिए। अभी कंपनी से मैं छुट्टी नहीं लिया। बहुत लोग सजेशन दिए कि पटना चले जाओ, वहाँ से तैयारी कर लो, 5,000 का होता है तैयारी, और 5 दिन में हो जाता है। मैं सोचा यार 5 दिन में क्या तैयारी कराएंगे यार 5,000 में। लेकिन आपको जाना चाहिए, वो जो तैयारी करना है साइको का, वहाँ पे जाना चाहिए। मैं नहीं गया था, मैं इसलिए सोच के नहीं गया था कि यार 5 दिन में क्या तैयारी कराएंगे, और मुझे पता नहीं था कि रहने होने का व्यवस्था उनका ही होता है। तो मैं सोचा 5 दिन के लिए कहाँ रहूँगा, 5 दिन तो वहाँ सेटल होने में ही लग जाएगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि आपको रहने होने का, सेटल होने का टेंशन नहीं लेना होता है। 5,000 में सब कुछ, आपको रहने का भी व्यवस्था वही देते हैं, और आपको पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं ज़बरदस्त। तो मैं सोचा कि मैं यूट्यूब से ही देख लेता हूँ, मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि कंपनी में छुट्टी भी नहीं मिल पाएगा उतना। तो मैं यूट्यूब से पहले देखा, और मुझे लगा कि हाँ मुझे समझ में आ जा रहा है और मैं कर लूँगा। तो मैं सोचा कि उसी से कर लेता हूँ। तो यूट्यूब में मैंने वाईफाई स्टडी का वीडियो देखा था, एक कौटिल्या क्लासेज है, कौटिल्या टेक्निकल क्लासेज, उसका वीडियो देखा था यूट्यूब से। और एक मोदी प्रकाशन का बुक आता है पिंक कलर का, मेरा जो बुक वाला वीडियो उसमें आप देखिएगा,
वो बुक मैं लिया था। वो इलाहाबाद में एक कोचिंग सेंटर है मोदी क्लासेज करके, उनके द्वारा बनाया गया बुक था और इलाहाबाद में बहुत क्रेज चल रहा था उसका। मेरे एक दोस्त इलाहाबाद में ही थे, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए एक बुक भेजता हूँ। तो उन्होंने कुरियर करके वो बुक मेरे लिए भेज दिया था और मैं उससे बहुत प्रैक्टिस किया था। उस बुक से बहुत मतलब हेल्प मिला मुझे। समझ लीजिए कि वो बुक मेरे लिए रामबाण था। और क्या हुआ कि जो साइको टेस्ट था वो पहली बार ऑनलाइन हो रहा था, तो मैं कंपनी में था तो ऑनलाइन तो टेस्ट मैनेज नहीं कर पाया। हाँ, जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करके मोबाइल से टेस्ट दिया था, और बाकी मैं लैपटॉप पे टेस्ट नहीं दे पाया था। लेकिन मैं उसके हिसाब से जो 5 मिनट टाइम दिया था उसको 4 मिनट में प्रैक्टिस करता था, जिसके लिए 2.5 मिनट टाइम दिया था उसके लिए 2 मिनट में करने के लिए प्रैक्टिस करता था साइको टेस्ट के लिए। जानते हैं क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, 5 मिनट का, 2.5 मिनट का, 3 मिनट का। तो मैं जितना टाइम दिया रहता था उससे कम टाइम में कोशिश करता था कि कॉपी पे हल करूँ, क्या पता लैपटॉप पे स्पीड मेरी न बने तो मैनेज हो जाए। लेकिन जब साइको टेस्ट हुआ तो उसमें टाइम बढ़ा के खुद दिया गया था, तो उसकी वजह से मुझे फ़ायदा मिला। तो साइको टेस्ट की तैयारी मैं इन तीनों चीज़ों से कर रहा था। एक तो बुक था, बाकी यूट्यूब था, और बाकी मोबाइल एप्लीकेशन से टेस्ट दे रहा था, और कॉपी पे प्रैक्टिस कर रहा था मैं जितना टाइम दिया था उससे कम समय में। लेकिन कंपनी में मैं बराबर लगातार जा भी रहा था। लेकिन कंपनी में मैं अपने जो मेरे रूम पार्टनर थे उनको बताया कि मेरा CBT2 क्वालिफाई हो गया हूँ। तो कंपनी में उन्होंने इंजीनियर से बता दिया, इंजीनियर लोगों से या कंपनी में मतलब किसी से बताएंगे। धीरे धीरे मेरे कंपनी में फैल गया कि मेरा CBT2 निकल गया और मेरा साइको टेस्ट बचा हुआ है। तो जो मेरे एक इंजीनियर थे बहुत सपोर्टिव थे, मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। उन्होंने मुझसे बोला कि दीपक यार बताया नहीं तुमने कि CBT2 निकल गया है। मैं बोला सर बताया नहीं, लेकिन आपको पता तो चल गया ना। तो बोला यार तो जाओ साइको टेस्ट के लिए जाओ, तैयारी करो। तो जाओ पटना चले जाओ। उनको भी पता था कि हाँ साइको टेस्ट की तैयारी पटना में होता है। मैं बोला सर पटना तो नहीं हो जा पाऊँगा, लेकिन रूम पे प्रैक्टिस करने के लिए छुट्टी मिल जाता तो सही रहता। तो बोले तो हाँ तो छुट्टी ले लो ना। तो बोल रहे कौन देगा। मैं बोला कि कौन देगा छुट्टी। तो बोला अरे मैं देता हूँ, कल से मत आओ। तो उन्होंने मुझे 10 दिन का छुट्टी दिया। मतलब उन्होंने खुद से बोल के मुझे छुट्टी दिया था 10 दिन का। लेकिन जो साइको टेस्ट जिस दिन डिसाइड था उससे 10-15-20 दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गया। पता नहीं क्यों पोस्टपोन हुआ, RRB जानता होगा क्यों पोस्टपोन हुआ। लेकिन जो साइको टेस्ट था उसे पोस्टपोन कर दिया गया 15-20 दिन के लिए। फिर मैं सोचा छुट्टी लेने से फ़ायदा क्या हुआ, प्रैक्टिस किया और फिर से पोस्टपोन हो गया, और इतना ज़्यादा दिन का छुट्टी नहीं मिल पाएगा। तो मैं फिर से अपने इंजीनियर से बोला कि मेरा जो साइको टेस्ट है वो पोस्टपोन हो गया, मेरा छुट्टी कैंसिल कर दीजिए, मैं कल से कंपनी आ रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर से कंपनी जाने लगा। बाकी जो 4-5 दिन में इतना प्रैक्टिस हो गया था, मैं फुल कॉन्फिडेंस में आ गया था कि हाँ साइको टेस्ट मेरा निकल जाएगा, क्योंकि मैं कर ले रहा था। जितना टाइम लिमिट डिसाइड था उतना में मैं प्रैक्टिस कर ले रहा था और मेरा सब कुछ सही हो रहा था। तो मैं सोचा कि अब तो हो ही जाएगा, प्रैक्टिस हो गया है। और वही 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद मैं आके प्रैक्टिस करता रहता था। उस समय मैं ओवर टाइम के लिए मना कर दिया था कंपनी में। उसके बाद क्या हुआ, जब साइको टेस्ट होना था, मई में था साइको टेस्ट, शायद 9 मई को साइको टेस्ट था। लेकिन अप्रैल में शायद 31 अप्रैल से 7 अप्रैल तक कंपनी में ट्रेनिंग के लिए, मतलब मुझे भेजने के लिए वो आ गया था, मेरा शेड्यूल आ गया था कि आपको ट्रेनिंग पे जाना है। तो मैं उस समय बहुत असमंजस में था कि जाऊं कि नहीं साइको टेस्ट, मेरा क्या पता निकल जाए। लेकिन क्या होता है, एक जॉब होता है तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि चलो नहीं निकलेगा तो क्या हुआ, एक जॉब तो है ना। तो मैं सोचा कि जाऊँगा ट्रेनिंग में। तो मुझे ट्रेनिंग में पुणे भेजा गया। क्या हुआ था, ट्रेनिंग में बहुत इन्जॉयमेंट होता है ना। मैं सोचा कि ट्रेनिंग में जाऊँगा, काम नहीं करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग करके आऊँगा, थोड़ा सा ट्रेनिंग का देखूँगा और बाकी प्रैक्टिस भी करूँगा अपना साइको टेस्ट। तो मैं बुक लेके गया था साइको टेस्ट का, और बाकी ट्रेनिंग में मैं चला गया, पुणे भेज दिया गया था मुझे ट्रेनिंग में। तो वहाँ पे 7-8 दिन रहे, दिन में ट्रेनिंग और शाम को ट्रेनिंग से रिलेटेड 1-2 घंटे देखना, और बाकी जितना टाइम मिलता था वो मैं प्रैक्टिस करता था। और वहाँ जाने से क्या फ़ायदा था कि खाना वाना भी नहीं बनाना पड़ता था। वहाँ सब कुछ बना बनाया आपको मिलेगा, कुछ सोचना ही नहीं है, केवल ट्रेनिंग में जाना है और ट्रेनिंग से रिलेटेड 1-2 घंटे देखना है और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। बाकी सब कुछ होटल में फिक्स था, कहाँ खाना है और जो मर्जी हो खाना है। तो इसीलिए मैं सोचा कि ट्रेनिंग जाना ही सही रहेगा। तो 7 अप्रैल तक ट्रेनिंग था, 7 मई तक ट्रेनिंग था। और साइको टेस्ट था वो लखनऊ में डिसाइड हुआ था। तो 8 को टिकट किया मैं, नहीं 7 को वहाँ से चले तो 8 को आ गया था मैं देवास में, और 8 को ही सुबह आया। सुबह ही टिकट कर लिया था, कानपुर तक मैं गया था बस से। फिर से कानपुर से दूसरा बस चेंज कर मैं लखनऊ पहुंच गया था। और साइको टेस्ट शायद 9 को नहीं 10 मई को था, और 9 मई को मैं वहाँ पहुंच गया था। मतलब साइको टेस्ट किसी भी डेट को एक दिन पहले मैं वहाँ पहुँच गया था, और उस दिन भी थोड़ा सा प्रैक्टिस किया और रेस्ट किया, प्रॉपर रेस्ट लिया। और आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम से एक दिन पहले थोड़ा सा पढ़ के उसके बाद प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। और साइको टेस्ट में वैसे भी आपको कुछ याद नहीं करना होता है, वो तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। तो पहले दिन तो टेस्ट से एक दिन पहले तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रेस्ट लेना चाहिए। और मैं रेस्ट लेके गया और साइको टेस्ट दिया। और उसके बाद साइको टेस्ट में भी जब रिज़ल्ट आया तो मैं
क्वालिफाई हो चुका था। लेकिन साइको टेस्ट में जो ब्रिक्स वाला मैटर जो हुआ था, ब्रिक्स में नंबरिंग चेंज कर दिया था, मतलब क्रम चेंज कर दिया था क्वेश्चन का, उसकी वजह से मुझे भी डर लग रहा था। लेकिन फाइनली जब साइको टेस्ट का रिजल्ट आया तो मेरा हो गया था। मैं पाँचों टेस्ट में जो मेरे टी स्कोर था 42 से ज़्यादा था। टी स्कोर 42 क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं वीडियो इस पर बनाऊँगा टी स्कोर 42 पे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं नंबर तो पहले नहीं देखा, मैं पहले देखा कि सभी में पास हूँ कि नहीं। तो जब सभी में देखा पास हूँ, टी स्कोर 42 है, तो मुझे 42 से अधिक है, तो मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैं अपने दोस्त से बताया, फिर से पार्टनर से, भाई साइको टेस्ट निकल गया और मैं बन गया एलपी, लगता है फाइनल में मेरिट में मेरा नाम आ जाएगा। उसके बाद मेरे कंपनी में पूरा मतलब फैल गया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा था, थोड़ा तो नर्वस था ही, थोड़ा सा तो डाउट था ही। 90% मुझे लग रहा था हो जाएगा, लेकिन 10% डाउट था कि जो मेन लिस्ट आएगा उसमें मेरा नाम रहेगा कि नहीं, क्या पता वेटिंग में चला जाऊँ। इसलिए फिर भी मैं थोड़ा खुश रहता था और बाकी अंदर सोचता रहता था होगा कि नहीं। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट आया तो उसमें भी मेरा हो गया था। तो इस प्रकार मेरा सिलेक्शन हो गया था। अब आगे का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ, इसके लिए तो मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेडिकल के लिए, मेडिकल कैसे हुआ था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो बना दूंगा मैं। इस प्रकार मैं एलपी बन गया फाइनली। मतलब सिलेक्शन के बाद का, ज्वाइनिंग के बाद का जो भी प्रोसेस है वो मैं उसके बारे में वीडियो बनाया हुआ हूँ। सिलेक्शन तक ये सब मैंने किया, ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ था एलपी के पोस्ट पे। और बाकी जो ज्वाइनिंग के बाद जो हुआ उसको आप देख लीजिएगा मेरे पुराने वीडियो से। और इस प्रकार मैं एलपी बन गया। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।